हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हरियाणा सीईटी, ग्रुप डी, सीईटी मेंस और हरियाणा पुलिस तीनों एग्ज़ाम के लिए भाई साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। और हमने भाई 9th की एनसीईआरटी उठाई। सबसे पहले 9th की एनसीईआरटी हम लगभग 8 से 10 क्लास में पूरी कर देंगे। और हमारा टारगेट है कि भाई अगस्त में आपकी 8वीं 9वीं 10वीं तीनों की साइंस पूरी कर दी जाए और आपका साइंस का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, तो आज का चैप्टर हमारा ये है और इस तरह के न्यूमेरिकल भी हम करेंगे आज, क्योंकि पेपर में पिछली बार पूछे गए हैं। ठीक है, और रसायन के उत्तर वाले प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई बार, और ये फार्मूला वाले क्वेश्चन तो भाई आपने एसएससी में भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो आप देख पा रहे हैं इनका सॉल्यूशन आप करोगे थोड़ी देर बाद जब हम इसकी पूरी थ्योरी कर लेंगे। ठीक है, तो सभी तरह के न्यूमेरिकल जो आप देख पा रहे हैं आज न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। आसान न्यूमेरिकल है, इतनी बड़ी बात है नहीं, बस चीज़ें जो समझाई जाए उनको समझने की कोशिश करना भाई। ठीक है, ये सारे टेबल करेंगे इस वीडियो में ही और एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, और जिन भाइयों को ये लगा कि लास्ट वीडियो हमारी बहुत बड़ी होगी थी, तो भाई चीज़ों को समझाने में टाइम भी लगता है भाई। मैं भाई ये चीज़ सोच के चल रहा हूँ कि सभी बेसिक स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जीरो स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी भाई। जिनकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है भाई, इनका बेसिक अच्छा हो रहा है, तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करो, 1 मिनट 5 गुना कर लिया करो, या फिर भाई स्किप करके देख लिया करो। क्योंकि भाई मेरा टारगेट ये है कि जिसका बिल्कुल जीरो साइंस है ना भाई, जो बिल्कुल भी डर है, घना डर है ना जो साइंस है, उनके नंबर लेकर आने हैं। मैंने खास करके ग्रुप डी का पेपर में 15/15 लेने का मेरा टारगेट है, और उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक करनी ही पड़ेगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम करने लग रहे हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। और भाई इसकी पीडीएफ आपने मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लियो, इसकी पूरी पीडीएफ ऐसे कैसे मिल जाएगी और उसने खुद सोल्व कर देख लियो। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर देखो भाई काम की बात, जो चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहली बात क्या है कि एटम होता क्या है भाई, एटम का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने भाई इस आदमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने ये कुछ कराया था भाई। जॉन डाल्टन ने 1808 में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना भाई, परमाणु सिद्धांत इन्होंने कब दिया था। इन्होंने भाई जो इनका एटम थ्योरी है ना, एटम थ्योरी इंग्लिश में क्या करें, एटम थ्योरी तो हमने सुनी होगी कई बार। एटम थ्योरी किसने दी थी, एटम थ्योरी भाई डाल्टन ने दी थी 1808 में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने क्या किया कि स्थिर अनुपात का नियम, इंग्लिश में क्या देते हैं भाई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कल पढ़ा था क्या, H2O यानी कि जल है, जल के लिए जो प्रोपोर्शन है ना भाई, जल के लिए हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो हमेशा ही स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के हमारे साथ 2 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये अनुपात होगा ना भाई H2O, तभी जल बनेगा। यही क्या कहता है, इसे ही हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। और ये किसने दिया है, ये दिया भाई जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अब देखो जॉन डाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है। जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है वो कहता है कि इसका जो परमाणु सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है कि भी सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण, ये हमने कल पढ़ लिए थे भाई, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। ये सभी चीज़ें सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी वस्तु की, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु यानी कि एटम होती है भाई। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो हमने ये पता होना चाहिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अणु होती है, परमाणु होती है, या पदार्थ होती है, क्या होती है। तो क्या होती है भाई, सबसे छोटी इकाई जो होती है भाई परमाणु होती है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं भाई एटम। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से एक चीज़ और बनती है, परमाणु क्या होता है, परमाणु हमने अभी पढ़ लिया भाई। ठीक है, परमाणु यानी कि एटम क्या होता है कि इसने क्या है कि भाई सबसे छोटा कण, ठीक है, वही रेत का सबसे छोटा कण जो होता है, इसी प्रकार भाई परमाणु होता है, यानी कि सबसे छोटे से छोटा होता है। अब यहाँ से एक काम की चीज़ निकलती है भाई, क्या परमाणु कितने बड़े होते हैं, परमाणु एटम कितने बड़े होते हैं, वैसे कि किसकी हम किस तरह से माप सकते हैं। तो परमाणु को, एटम को मापने के जो, हेलो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ ठीक है ओके। जो परमाणु है इसको मापने के लिए जो एक मापक बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, नैनोमीटर बनाया गया है। परमाणु को हम किस में मापते हैं भाई, नैनोमीटर के अंदर, और 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर, जो की हो जाए इसको बार परमाणु को मापने की जो इकाई वो क्या है, 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू
10 की पावर -9 मीटर। ये याद रख लेना भाई, नोट्स में बना कर लिखना कि परमाणु को मापने की इकाई क्या है, नैनोमीटर है। और नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। और -9 मीटर का मतलब क्या है कि 1 का बटे में 10 की पावर 9, यानी कि 10 को 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ठीक है, ये है इसकी इकाई। समझ गए भाई। अगली बात कि अब देखो भाई, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि भाई कौन सा एटम किस तरह से मापा जाता है। सबसे पहला है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसकी कितनी है भाई, 10 की पावर -10 त्रिज्या की बात हो रही है भाई ये, ठीक है। जल का अणु कितना है भाई, 10 की पावर -9 मीटर। हेमोग्लोबिन किस में होता है, अपने ब्लड में, रक्त में होता है भाई ये हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसका कितना है, 10 की पावर -8 मीटर। रेत के कण 10 की पावर -4, चींटी की 10 की पावर -3 और सेब का 10 की पावर -1। अब देखो तो हमने ये चीज़ देख ली। अब इनमें से पूछ ले कि भाई इनमें से जो उदाहरण दिए गए ऑप्शन में प्रश्न कैसे बन सका है। 4 ऑप्शन दे दिया, मान ली 1 ऑप्शन दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया। अब इनमें से पूछ ले कि इनमें से कौन से के अणु सबसे बड़े हैं, अणु कौन से का बड़ा है। तो देखो भाई, जिसकी पावर माइनस में ज़्यादा होगी ना वो तो वैल्यू होगी छोटी, और जिसकी पावर माइनस में छोटी होगी वह वैल्यू होगी बड़ी। समझ आएगी बात। जो 10 की पावर -10 यानी कि 1 का बटे में 10 10 10 10 10 10 बार 10 जीरो आऊँगी, ठीक है। और इसमें क्या है, 1 बार में 10 ही आऊँगा, बस। समझ की बात ना। तो यानी कि पावर में माइनस जितनी बड़ी वो वैल्यू उतनी छोटी, पावर में माइनस जितनी कम उतनी वैल्यू बड़ी। समझ आएगी बात। तो इन भाई एक बार लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे जो काम की बात निकलती है वो क्या निकलती है वो आपको बता देते हैं। ये आधुनिक प्रतीक हैं, ये हमारे काम की कुछ है नहीं भाई, ठीक है। और परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, ये कुछ खास है नहीं। और अभी आ जाते हैं भाई, ये कुछ तत्व हैं, एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनके प्रतीक बताए गए हैं कि कौन किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए भाई हम एक बार इसके आपको पीरियोडिक टेबल ही दिखा देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख लो भाई, यह है अपनी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पीरियोडिक टेबल है ना, यह एक तो शुरुआत हुआ है, इसकी शुरुआत भाई एक था। जैसे कि हाइड्रोजन ये नंबर 1 पे है भाई, इसने एक बार थोड़ा सा जूम कर लेवा तो कितना मैंने थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा वो, ठीक है। ये हमारा पहले नंबर पर भाई हाइड्रोजन का जैसे कि 1 दिख रहा है ना तुमने, तो जो पीरियोडिक टेबल मैंने एक चीज़ याद रखना भाई, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नंबरिंग जो देख पाते हो आप, ये होते हैं भाई एटॉमिक नंबर यानी कि अणु के संख्या, अणु संख्या होती है ये, ठीक है, अणु संख्या, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर है जो हम पढ़ने लग रहे हैं। नंबर 1 पे हाइड्रोजन होता है, इसका सिंबल H है। दूसरे नंबर पे हीलियम, इसका सिंबल He। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 पे, कार्बन 6 पे, नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे, ठीक है। और इनके नीचे ये देखो भाई, थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि बोरोन है, बोरोन के ये 5 नंबर एटॉमिक नंबर है, और नीचे 10 लिखा हो ना, 10.8, ये इसका एटॉमिक मास है, अणु का द्रव्यमान है। कार्बन 6 नंबर पे, लेकिन इसका एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 15.9 है, इसको 16 लिखेंगे। फ्लोरीन का 18, ये अपने ज़्यादा काम के नहीं, ज़्यादा यहाँ थे भाई। एल्युमिनियम का 13 नंबर है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 26 है। सिलिकॉन का 28 है। पी से फास्फोरस, ये बन गया 30। S4 सल्फर का बनेगा 32। ये है क्लोरीन का 35.4। आर्गन का भाई 39.9, इसको 40 लिखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई जो हम बताने लग रहे हैं पहले तो आपको। अब ये देखो इस तरफ हाइड्रोजन नंबर 1 पे, ठीक है, इसका एटॉमिक मास भी 1 है। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, मास है 6.9, इसको 7 लिख देते हैं। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है इसका 9। सोडियम का 11 और इसका एटॉमिक मास होता है 23। मैग्नीशियम का 24.3, 24 लिख देते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। और इसके नीचे थोड़ा सा और काम का हमारे पास ये आ जाता है, ये है पोटासियम का 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है भाई, ठीक है। ये चीज़ें अब आपके बहुत काम आएंगी आगे जाके जब हम ये चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये ऊपर वाला एटॉमिक नंबर है और नीचे वाला आपका एटॉमिक मास है, ठीक है। अब हम वापस वहीं पे चलते हैं। अब देखो भाई, हमने पीरियोडिक टेबल के मेन देख लिया। जैसे कि एल्युमिनियम कितने नंबर भाई, 13 और 26, ठीक है। आर्गन, बेरियम, बोरोन 5 पे, 5 और 11। ब्रोमीन, कैल्शियम कितने पे, 40 पे। कार्बन कितने पे था भाई, 6 पे, एटॉमिक मास 12। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, कितना होता है इसका एटॉमिक मास होता है 35, ठीक है भाई। नाइट्रोजन कितने पे था, 7 पे, एटॉमिक मास होता है 14। ऑक्सीजन भाई 8 नंबर पे, एटॉमिक मास कितना था 16।
तो ये चीज़ें आगे जाके हमारे काम आने वाले हैं, तो ये हमने याद रखना है पीरियोडिक टेबल का। और भाई ये पूरी PDF का आपको भाई पूरा PDF मिलेगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना, ताकि जो चीज़ें अब हम करने वाले हैं आगे, आपको ये एटॉमिक नंबर और ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आगे काम आने वाले हैं भाई, ठीक है। अब देखो भाई एटॉमिक मास, देखो बता दे, इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसके साथ हम U लगाते हैं, यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान, U लगाते हैं U। एटॉमिक मास को जैसे कि लेंथ मापनी है, लेंथ, तो हम क्या लिखते हैं 5 मीटर, ठीक है। वैसे ही अगर हम कह दें कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो इसके लिखेंगे 1U, 1U, ठीक है। इस तरह से आगे और समझ में आ जाएगा अच्छे से भाई। जैसे कि आप देख लीजिए ये 1 मिनट यार, ये बंगा पंगा ये कई बार गड़बड़ कर है। देखो परमाणु द्रव्यमान, इसके साथ क्या लगा हुआ है U, कई बार पूछ लेता है कि भाई इसकी यूनिट क्या है, तो U है भाई इसके साथ में, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम यानी कि Na कितना है 23, कार्बन का C होता है भाई, हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O सिंबल और सोडियम का Na होता है। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम यानी कि Mg, ये 24 नंबर होता है, सल्फर यानी कि S, क्लोरीन यानी कि Cl, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, सल्फर का 32, ये होता है कैल्शियम यानी कि Ca, ये होता है 40। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने करी है अभी, ये चीज़ें अभी आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाली हैं, तो इसको अब ध्यान से देख लेना भाई, देख लिया होगा आपने, ठीक है। अब ये कहता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, तो आपने पढ़ लिया था एक पहली बात तो कि जो परमाणु होता है इसको इकाई क्या है, पहली तो क्या है 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्या है, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर, ठीक है। और किस में परिभाषित करते हैं भाई द्रव्यमान को, इसके होता है U, ठीक है। परमाणु को क्यों नहीं दिखा सकते हम आंखों से, क्योंकि इसकी जो अणु की जो साइज होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁹ होता है, यानी कि नैनोमीटर होता है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारे जो काम की बात निकल के आएगी वो आएगी भाई ये चीज़ें, देखो अनुपात पूछ लेता कई बार कि भाई आपको अनुपात बताना है, द्रव्यमान का अनुपात बताना है कि जो जल है, जल यानी कि वाटर है, इसका फार्मूला सभी को पता है H2O। अब पूछ लेता है कि इनके द्रव्यमान का अनुपात बताओ, इसके अंदर सभी को पता है भाई कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो सीधी सीधी बात है द्रव्यमान पूछा है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना भाई 1 होता है, तो 2 गुणा में 1। अनुपात पूछा तो ये अनुपात का निशान लगा दिया। ऑक्सीजन का हमने बताया था अभी कितना होता है 16, तो 2:16 आ गया, इसको काटेंगे तो लिख देंगे 1:8। समझाई भाई बात, ठीक है। अगला देखो, अगले में दिया गया अमोनिया का फार्मूला होता है जी NH3। इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के जो एटॉमिक मास होता है वो होता है जी 14, और हाइड्रोजन का बताया था 1, और मॉलिक्यूल है 3, तो 3 गुणा में 1 लिख देंगे, तो 14:3, ठीक है भाई। उसके बाद आता है भाई अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। कार्बन का भाई कितना होता है, कार्बन बताया था ना 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितना होता है जी, ऑक्सीजन का होता है जी हमारा 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसने कर दो भाई, तो इन्हें 4 तिये 12, 4 8 32, तो 3:8। तो ये चीज़ें आ सकती हैं, खासकर जिनका भाई थोड़ा सा कमज़ोर है, साइंस में आतंक है, तो ये टेबल तो ज़रूर कर लेना भाई, टेबल छोड़नी नहीं है जो मैंने समझा दी है। उसके बाद अपनी आती है भाई ये आगे भी दी हुई है, ठीक है, ये आगे भी दे रखी है, इनका भी अनुपात बताओ, तो ये तो हमने खुद कर लेनी है, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि CaO, ठीक है, Ca कैल्शियम का होता है जी 40, ऑक्सीजन का होता है कितना भाई 16, तो काट का देख लेना आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फाइड का फार्मूला होता है जी MgS। Mg का हमने थोड़ी देर पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, Mg मैग्नीशियम का होता है जी 24। SS फॉर सल्फर का हमने पढ़ा था भाई 32, कितना था जी 32 था, तो 24:32 आ जाएगा, 8 से काट लेना, 8 × 24, 8 × 32। उसके बाद है जी हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl। Na कितना होता है जी, हमने पढ़ा था अभी 23, Cl का कितना था 35.5, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा अगले आ जाता है भाई किसका आगे इस टाइम पर, अगला देखो भाई, ठीक है, ये आगे चीज़ समझ में। अब देखो आयन क्या होते हैं, आयन देखो भाई, आयन के बारे में कुछ थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहले सेल में 2, दूसरे में 8, फिर 2, K L M N 4 सेल होते हैं, ठीक है। ये तुमने पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत याद आ रही है तो इसको ऐसे तरह बनाया 2 8 8 8 18, यानी कि पहले सेल में 2 आयन होने चाहिए, फिर 8 होने चाहिए, फिर 8 होने चाहिए, फिर 18, इस तरह से होया करें, ठीक है। जैसे कि सोडियम का लिख लिया हम पहले, सबसे पहले सोडियम में देखा तो सोडियम कितने हैं, सोडियम का जी एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसको लिखेंगे 2 8 और 1। इसके पास खाली एक बच गया और इसके साथ में भाई कोई और भी है, तो ये जो क्या करेगा, एक बात इस बताओ हम, इसके साथ मान लो Cl है, Cl यानी कि क्लोरीन 17 नंबर पे, 2 8 और 7। अब देखो, अब इसने क्या चाहिए, इसने तो एक, इसके पास एक खाली है, इसके पास 7 है, इसने तीसरे सेल में कितने चाहिए, इसने भी 8 चाहिए, इसने भी 8 चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, इसने तो सिर्फ 1 चाहिए, इसने तो 7 चाहिए, इसने सिर्फ 1 चाहिए, तो ये क्या करा, एक ने ना, एक ने इससे दे देगा, एक ने इससे दे देगा क्लोरीन के साथ। तो जब जिसके पास कम है तो वो क्या करेगा, चीज़ को दान कर देगा, डोनेट कर देगा, तो उसे हम इन इंग्लिश में कह देते हैं कैटायन, यानी कि धनायन। और जो किसी पे ले लेगा ना, एक ले लेगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई एनायन, यानी कि ऋणायन, इंग्लिश में बोलते हैं ऋणायन, ठीक है। तो इसी तरह से भाई जो डोनेट करता है ना अपना एक, उसको उसके ऊपर चार्ज जाता है प्लस का, जैसे ये प्लस आ गया। और जो एक लेता है, जैसे कि अभी हमने क्लोरीन का पढ़ाया था, तो उसके ऊपर एक माइनस का आ जाता है, ठीक है। एक Na के साथ +1 आ गया, तो इसका मतलब है कि एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक अपने पास जो था उसने वो डोनेट कर दिया भाई, डोनेट कर दिया। अगर जैसे कि Cl है, हमारे पास ये Cl है, इसके पास क्या है, माइनस का है, तो यानी कि एक इसने किसी पे क्या लिया है, ऋण लिया है, लोन लिया किसी पे भाई, समझ भाई बात। तो ये इस तरह लगे हुए हैं, ठीक है भाई। तो कुछ एक उदाहरण है, ये आप देख सको, जैसे कि सोडियम के साथ Na+ हो जाएगा, पोटासियम के साथ K+ हो जाएगा, सिल्वर के साथ Ag+, कॉपर के साथ Cu+, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ Mg2+ होता है, ठीक है, और कैल्शियम के साथ Ca2+, जिंक के साथ Zn2+, आयरन के साथ Fe2+, कॉपर के साथ Cu2+। देखो जो टेबल आपको कराई जा रही है, इसको भाई जैसे ही PDF मिले एक बार खुद दोहरा के देख लेना, ताकि ये चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए भाई। देखो क्योंकि अगर एक एक चीज़ में समझाना बैठ गया तो यह क्लास में 2 घंटे की हो जाएगी, और ठीक है, तो हमें ज़्यादा समझ में फिर भी नहीं आएगा। तो जो काम की चीज़ जो बताई जाए सिर्फ उस पर ध्यान दो, पेपर में कैसे प्रश्न आओ उस पर ध्यान देना है। जैसे कि अब प्रश्न आओगा कि सरल यौगिक के सूत्र बताओ, जैसे कि ये है, तो अपन ज़्यादा कुछ ये चीज़ नहीं पूछेगा कि भी कैसे कैसे बना है, तो मेन चीज़ है उसने आप समझ लेंगे। क्लोरीन का भी मैंने हाइड्रोजन, ये बन गया HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक अपने पेट के अंदर भी अमल होता है HCl हाइड्रोलिक अमल, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फार्मूला है H2S, तो ये फार्मूला याद जरूर कर लियो, बने कैसे हैं तुम्हें पता ही चली गया होगा, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा यानी कि 4, तो इसका फार्मूला बनेगा CCl4, यानी कि कार्बन का एक है, Cl के 4 है। कैसे बने, कार्बन के 4 थे ना और Cl का एक, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे बना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बन के बना है। कार्बन का इसी यहाँ पे 4 था और इसका 1 था, तो लेकिन क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला बन गया, ठीक है। वहीं ऐसी जो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है CaO2, ठीक है, इसने भाई ऐसे भी लिख दिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये फार्मूला कई बार आपको काम आएगा। अब देखो कोई चीज़ आपको समझा देता हूँ, अगर किसी के पीछे CO3 आ जाए तो उस फार्मूले के पीछे आपको लिखना है कार्बोनेट, NO3 आ जाए तो लिखोगे नाइट्रेट, क्या लिखोगे भाई उसके पीछे, नाइट्रेट, CO3 है तो कार्बोनेट, NO3 है तो नाइट्रेट, SO4 भी आएगा तो उसके पीछे लिखोगे भाई सल्फेट। ये फार्मूले बढ़ेंगे भाई, आगे जाके काम आएंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से फार्मूले बने, इन्हें थोड़ा सा बताया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बुझाओ चुना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भाई रासायनिक सूत्र बताना है। इसमें देखो हमारा प्रश्न जो पेपर में किस तरह से बना सकता है ये देख लो एक बार, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये देख लेना। H2S, इसमें पूछा है कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। परमाणु पूछ लिए इसने, यानी कि इसमें ये पूछ लिया कि भाई कितने टोटल कितने एटम है ये बताओ। देखो H2S का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के कितने इसमें 2, S यानी कि सल्फर के कितने हैं 1। तो जब इनके अणु 2 + 1 हैं तो यानी कि टोटल कितने अणु हो गए, 3 हो गए। सीधी बात यह है ना, अणु पूछे हैं तो 2 हाइड्रोजन के 1 सल्फर का है, तो 2 + 1 3। वैसे ही अगर हम दूसरे की बात करें PO4, देखो P फॉस्फोरस कितना है 1,
O4 का मतलब ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट है 4, तो टोटल कितना हो गया 4 + 1 5। जो ये दिया गया है ना भाई आयन दिया गया है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना मेरे भाई, इस चार्ज के ऊपर ध्यान मत दियो। कभी इसने देख कर लगा दो 4 और 3 7 और 8, ना ना ना, सिर्फ हमने ये देखना है कि एटम कौन कौन से। बी का 1 है, ऑक्सीजन का कितने नीचे लग रहा है तो 4 प्लस में 4। ठीक है भाई। अगला देखो आणविक द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, जो भी जिसकी हम बात कर रहे थे। पेपर में कैसा प्रश्न होगा, जैसे कि दे दिया, इन्होंने कह दिया कि H2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2 का निकालो जी, कैसे निकलेगा H2 का, जैसे कि मैंने बताया था H2 का N के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जी 1, ऑक्सीजन का कितना है जी, ऑक्सीजन का जी हमारे पास 16, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 प्लस में ऑक्सीजन का कितना है जी, ऑक्सीजन का 1, तो 1 16 + 2 18, ये हो जाएगा द्रव्यमान, साथ में U और लगा दियो 18U। समझ गए भाई। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है। उसके बाद पूछे नाइट्रिक अम्ल, ये फार्मूला याद रखना भाई। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है HNO3। हमने कई बार देखा होगा पेपर में डायरेक्ट फार्मूले पूछे जाए, जैसे खास करके रेलवे के पेपर में तो घनी बार पूछे जाए प्रश्न। ठीक है। HNO3 इसका अपन द्रव्यमान निकालना है, तो सीधे सीधे निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का जी 1, नाइट्रोजन का हमने पढ़ा था कितना था 14, ऑक्सीजन का कितना था जी 16, लेकिन O3 है यानी कि 16 गुणा में 3 है जी, 16 गुणा में 3 यानी कि 48, तो प्लस में 48 कर देवांगे। ठीक है। तो इन जोड़ दो 48 × 49, 49 4 53 63 आ गया जी। ठीक है। कितना आ गया हमारे पास ये 63U आ जाएगा। ठीक है। HNO3 का आणविक मान, समझ रहे हो। बस ऐसे ही करना है। अब इनके सूत्र बताने कि भाई इनमें से बताए कि इनका सूत्र क्या हुआ। सूत्र तो था ना भाई, ये मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आया गया होगा सूत्र कैसे कैसे हुआ है। नहीं आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा पॉज करो वीडियो ने, और भाई पॉज करके ना और इन एक बार खुद काटने की कोशिश करिए ज़रूर। ठीक है। खुद जब तक निकालोगे जब तक कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो इसका पहला फार्मूला वैसे मैं बता ही दूँ तो हमने एक बार लिख लियो, इन्हें बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस NCERT के अंदर जो प्रश्न दिए गए नहीं तो हमने करने पेपर यहाँ तक बना ही बनेगा प्रश्न। अगर इस चैप्टर में तो कोई प्रश्न पूछेगा तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम अब करेंगे। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिख लियो भाई, क्या होता है Na2O। उसके बाद है भाई एल्युमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड के साथ Cl होगा, और एल्युमिनियम के साथ हमेशा ध्यान रखना 3 जरूर होगा। एल्युमिनियम के साथ AlCl3, एल्युमिनियम के साथ 3 क्यों होगा, क्योंकि भाई इसका होता है 13, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2 8 3, 2 8 3 होता है 3, तो ये 3 है ना 3, इसने 5 प्लस में चाहिए, 5 कोई ना देते हुए क्या करेगा 3 है ना किसी और ने दे दिया है, एल्युमिनियम 3 किसी और ने दे दिया है, तो यानी कि ये प्लस का है, तो इनके साथ जो है ना दूसरे ने 3 दे दिया, तो Al के साथ जो दूसरा एटम जुड़ेगा ना उसके साथ ये 3 आ जाएगा। ठीक है। समझ में की बात। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3। ठीक है। उसके बाद आता भाई सोडियम सल्फाइड Na2S। उसके बाद है भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना MgOH और 2। ठीक है। और इसको भाई इस फार्मूले को हम क्या देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम क्या देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये फार्मूला पूछ लिया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला बताओ, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला ये है भाई MgOH2। अगला प्रश्न पूछ लिया है कि इसमें दिया गया है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा यौगिकों के नाम बताने हैं। नाम बताने तो सीधी बात है, जिसके साथ SO4 लग रहा है तो सीधी बात है कि यो के बनेगा, यो सल्फेट बना होगा, Al लिख रहा है तो आगे के लिख जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। Cl बताया था ना भाई क्या बनेगा क्लोराइड बना होगा, यो क्या बना होगा क्लोराइड। इसका आगे की है Ca मतलब कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखो SO4 मैंने बताइए था कि बना होगा यो सल्फेट बना होगा, लेकिन आगे की है K4 होता है भाई जी पोटासियम, क्या होता है जी हमारा पोटासियम सल्फेट बना होगा। NO3 का मैंने बताया था कि बना होगा यो नाइट्रेट बना होगा। और आगे कौन है K4 वही पोटासियम नाइट्रेट। अगला कौन है CO3 का भी बताया था मैंने, CO3 का क्या बना होगा कार्बोनेट। आगे Ca है, C का मतलब कैल्शियम, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे तो हमने करने तो छोड़ने को नहीं मेरे भाई। उसके बाद फिर वही पूछ लिया कि द्रव्यमान निकालो CaCl2 का, तो वही फार्मूला है बस सीधा जो मैं बता ही था, तो कैल्शियम का जोड़ लो और Cl2 का जोड़ लो। उसके बाद हमारा ये आ जाता है भाई इनके आणविक का द्रव्यमान बताओ। ठीक है। ये तो हम कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात है को नहीं। ठीक है। आकलन कीजिए, तो बस जोड़ने हैं, द्रव्यमान निकालना है। H2 हाइड्रोजन है, इसके गुणाम 2 कर दो, ऑक्सीजन है
तो यानी कि 16 गुणा में 2 कर दियो, Cl2 35.2 कर दियो। इनके सब के फार्मूले अपने पास पता ही हैं और हमने निकालने हैं। जैसे कि मैं देखो ये आसान है, ये अपन वैसे कर भी लिए, इनके वैसे गुणा करनी है और इनका एटॉमिक मास पता है तो गुणा करके लिखना है। मैं हमने ये बता दूँ CH3OH का। C कार्बन का हमारा कितना है जी भाई, कार्बन का होता है जी 6 दूना 12। H3 यानी कि 3। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का जी हमारे पास 16 ऑक्सीजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है जी 1, बस जोड़ दो, 12 3 15, 1 16 16 16 32, ठीक है। हमें सिर्फ एटॉमिक मास पता होना चाहिए, यानी कि हमें द्रव्यमान पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। और जो बड़े बड़े दे देगा, जैसे कि Zn दे दिया, जिंक दे दिया, जिंक तो इन्हें साथ में दे भी दिया कि भाई ये है इनकी वैल्यू है, तो बस हमने इन्हें पुट करनी और निकालनी है, ठीक है। 1 और 2 का तो भाई सारे के सारे मेरे भाई है ना, एक बार 2 का जो है ना 2 का आंसर कमेंट में जरूर बता दियो, 2 का आंसर, ठीक है। इस तरह लिखियो ZnO = हमारा उत्तर इतना आ गया भाई, जो भी आया है भाई Na2O हमारा उत्तर ये है। कमेंट में जरूर बताइए, हमने भी पता चल जाएगा कि हम कितने समझ में आया और मैंने पता चल जाएगा कि बढ़ के कितने समझ में आया भाई, ठीक है। और अब हमारी आती है ये चीज़ें आगे और आखिरी एक्सरसाइज कराएंगे बस हम, ठीक है। इसमें एक काम की चीज़ है पढ़ने वाली, मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ने का इसमें। एक चीज़ थी इसमें, सूक्ष्म होता है प्राणों को, एक चीज़ था इसमें घटक में दर्शाता है, ठीक है भाई। हाँ यार ये लाइन इसमें है, करता है सुन दर्शाता है। देखो ये देखो, यह लाइन बहुत काम की थी, जो आगे काम आ रही। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है। योग हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी कि जो अनुपात जो हम निकालते हैं ना भाई, जैसे कि हमने H2O का निकाला था, H2O का हमारा क्या निकाला था 2:16, यानी कि 1:8 रहेगा ना, तो इसके बाद जो उत्पाद बनेगा ना इनसे, उसका अनुपात भी हमेशा 1:8 में रहेगा। ये बात ध्यान रखना, इसका कहने का यही है भाई, ठीक है। ये पहला प्रश्न देख लो, पहला प्रश्न देखने में बहुत मुश्किल लगेगा, हमने बहुत ही मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर कल हमने अच्छे से पढ़ा होगा तो भाई ये प्रश्न बिल्कुल आसान भी लगेगा। कारण क्या है, देखो इसमें क्या गया, यौगिक के अंदर क्या दिया गया है कि 0.24 ग्राम के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन और बोरोन का एक यौगिक है, ठीक है। यौगिक बन गया। अब नु का है इसके अंदर पाया गया कि बोरोन तो इतना है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 0.14 ग्राम। तब नु कहता है उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में आकलन कीजिए, यानी कि हमारा अपन बताना है कि इस यौगिक के अंदर ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है और बोरोन का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बताना बस दोनों का, इतना निकालना और कुछ नहीं करना इस सवाल में। देखो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल तो यह चीज़ हमारी, तो जो टोटल चीज़ है हम उसमें तो निकालेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेता है कि क्वेश्चन निकालना आसान है। देखा टोटल हमारा कितना है 0.24 ग्राम, तो इसको हम डिवाइड कराएंगे, बड़े वाले थे बट भाग किस तक कराएंगे, बढ़त है। और अब निकालना है कि उसने ऊपर रख देंगे, निकालना सबसे पहले ऑक्सीजन निकालनी है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी दी भाई ने, ऑक्सीजन की दी है इतनी भाई 0.14। अब प्रतिशत की क्या दी बात है, प्रतिशत संगठन निकालना है तो गुणा में प्रतिशत नाम का 100। ये देखो इसके पॉइंट, एक मिनट ये ध्यान दिए थोड़ा सा, इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 है, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 है, तो यानी कि जब आप जीरो ने ऊपर नीचे कराएंगे भी ना, तो इसकी जीरो तो आ जाएगी 1, इसके नीचे आ जाएगी 0 1 2 3, और इसकी जीरो 24 की वो ऊपर चली जाएंगी 1 2 2 जीरो था 2 जीरो कट गया, 1 जीरो था 1 या जीरो कट गया, ऊपर बच गया 10। अब हमारे पास ये पॉइंट आम नहीं रहा, ये भी सीधे गुणा कर दो 24 का 144, 10 8 था, तो अपना जो उत्तर क्या आ जाएगा 10 गुणा में 6, यानी कि 60% हमारी क्या है ऑक्सीजन है। समझा ये बात, नहीं आई तो एक बार फिर समझ लो। अब हम क्या कराएंगे, ये बोरोन का और निकाल लेंगे, बोरोन का। अब देखो बोरोन का निकालना है तो टोटल में तो निकालेंगे ना भाई हमेशा, टोटल कितना है, टोटल हमारा 0.24 ग्राम और बोरोन कितना है 0.096 ग्राम। प्रतिशत संगठन निकालना है तो गुणा में 100, ठीक है। अब जीरो को ठीक करने का तरीका यही है, इसके बाद कितनी 0 2, तो ऊपर लिख दो 2, इसका कितनी 1 2 3, यानी कि नीचे आऊँगी 1 2 3, 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो तो 1 जीरो कट गई। अब ये पॉइंट हट गए, पॉइंट हटा लिए अपन, ये क्या 24 गुणा में 4, 24 चौक 96, 4 गुणा में 10, जो कितना आ गया 40%। समझ गए भाई, तो बस इस तरह यह चीज़ निकालनी थी और कुछ भी नहीं था इस सवाल में, समझ रहे हो।
पहला सवाल निकाल कर जरूर देख लियो भाई, बहुत आसान प्रश्न है, और अगर हमने समझ में आ गया होगा तो। अगला प्रश्न है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक इसका अनुपात जो है कांस्टेंट है, स्थिर है, जो हमने शुरुआत में बात पढ़ी थी। जो भी मॉलिक्यूल अगर बनता है, यौगिक बनता है, उसके अंदर जो अनुपात होगा हमेशा स्थिर होगा, तो यानी कि CO2 बनेगा। तो सीधी सीधी बात क्या होगी, कार्बन कितना है जी 6 है हमारा, ठीक है, और सॉरी 3 है, 3 दे रखे हैं ना, इसमें 3 दे रखे हैं, 3 कार्बन दे रखे हैं, 8 ऑक्सीजन दे रखे हैं, 3 प्लस में 8 मिलके कितना बन गया जी 11। तो इनका अनुपात आपस में कितना है 3:8, ठीक है। 3:8 में जो चीज़ बनकर कितनी बनाने लग रही है भाई 11 कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तब नु कहे इसमें जलाएंगे, अब नु कहे कार्बन तो उतना ही रख दिया, अब 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो एक बात ध्यान रखना भाई, जब हमारा CO2 का अनुपात स्थिर है, तो जब इसमें से भी चीज़ बनाएंगे ना भाई, तो कार्बन तो 3 नहीं निकलेगी, और 50 ग्राम मत है ना, 50 की 50 यूज नहीं होगी, सिर्फ हमारी 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज होगी। इसमें तो सिर्फ कितनी निकलेगी 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगी, और इसमें तो पूरी 3 निकलेगी। तो 3 + 18 अब की बार भी कितनी बनेगी 11 ग्राम ही बनेगी। तो इसका बात ध्यान रखना भाई, इसके अंदर अब की बार भी 11 ग्राम ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। समझ भाई बात, ये बात क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है CO2, ठीक है, समझ गई बात। और ये किस पर आधारित होगा, किस नियम पर आधारित होगा, ये हमारे एक नियम था जो कि हमने शुरुआत में पढ़ाया था आपको, ठीक है, उस पे ही आधारित होगा, जिसे हम क्या कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। निश्चित अनुपात का नियम शुद्ध रासायनिक यौगिक में हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। कांस्टेंट रेशियो रूल, ठीक है भाई, समझ गए बात ने। अगला प्रश्न भाई बहुत आसान प्रश्न है, वैसे तो कर ही लोगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, तो Mg और इसके साथ क्लोराइड है तो Cl2 लगा दोगे, ठीक है। पहले का MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, Cl के साथ हमेशा कितना लगाना है 2 लगाना है, Cl2। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला अच्छे से लिख लेना भाई, CuNO3, ये फार्मूला बनेगा भाई, CuNO3 और इस ब्रैकेट के बाहर 2, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद बना एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का बनेगा AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा भाई CaCO3, ठीक है। उसके बाद है भाई हमारा आवेदन की निम्न यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम बताना है, यानी कि अपन सीधा सीधी बात है कि फार्मूला बताना है। बुझा हुआ चूना, इसका फार्मूला क्या है भाई CaOH2, ये फार्मूला याद रखना भाई CaOH2। और इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या बनेगा HBr, ये फार्मूला बनेगा HBr। तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व है हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। उसके बाद है बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, बहुत बार अपना है, तो हमने बहुत बार प्रश्न पढ़ाया होगा बेकिंग सोडा का फार्मूला, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला है जी NaHCO3, ठीक है। अगर इसकी बजाय खाने वाले के बजाय पूछ लेता कि धोने वाला सोडा बताओ, यानी कि वॉशिंग सोडा बताओ, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है हमारा भाई Na2CO3.10H2O। वैसे अगर इतना भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत कोई नहीं, Na2CO3 और 10H2O लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस्ट, ये पूरा फार्मूला यही हो वैसे तो Na2CO3 10H2O। उसके बाद आता है मोलर द्रव्यमान बताना है। मोलर द्रव्यमान तो भाई निकाल ही लोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है कोई, मैं तो पहले बताई थी। C का और H का तो हमने द्रव्यमान पता हो तो निकाल लोगे, सल्फर का भी निकाल लोगे, सल्फर का तो हमने सबने मैंने पैसे भी बताई थी कितना इसका 3200, तो 32 गुणा 8 करना है। तो ये फास्फोरस का दे भी रखा है 31, P4 का 31 गुणा 4, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हमने निकाल लिए थे दोनों, ठीक है। तो पूरी मैंने करा दी है भैया, आज का ये चैप्टर भी पूरा हो गया अपना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।